नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 12 है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के सभी 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, आपको बताना है। विकल्प ए यानी कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ओ। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यहाँ पर एक टर्म आप याद देखेंगे कि मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि ओ जो है वह दीर्घ स्वर तो यह कहा जाता है दोस्तों, परंतु यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि दोस्तों ओ जो है वह संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित जो वर्ण है वह स्वर कहलाते हैं। और हिंदी में दोस्तों कुल 11 स्वर हैं। और यहाँ पर दोस्तों इनका वर्गीकरण अगर देखा जाए तो इनका वर्गीकरण दोस्तों पहला जो होता है ह्रस्व स्वर होता है, यानी कि जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत दोस्तों 4 स्वर आते हैं, आप याद रखेंगे दोस्तों। ओ आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है और री। इन्हें दोस्तों मूल स्वर यानी कि एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। अब दोस्तों जो दूसरा प्रकार होता है उसके अंतर्गत दीर्घ स्वर आता है। और दो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं दोस्तों, जैसे आ। तो आ देखा जाए दोस्तों को तो यह जो है ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ और अ को ऐड करके जो है आ प्राप्त किया जाता है। बड़ी जो दोस्तों है वह छोटी ई का 2 बार जो है संयोग जो है बड़ी होता है। और छोटा ऊ का 2 बार जो संयोग होता है तो वह जो है बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। तो दोस्तों अब बात आती है संयुक्त स्वर की। तो जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों ए आता है, ए आता है, ओ आता है औरत वाला, और औ आता है जो है ओ जो है दोस्तों ओखली वाला, और औ जो है औरत। तो यह जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर हम 2 यहाँ पर देखेंगे कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। हमको यहाँ पर बताना है दोस्तों कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, मैं क्या कहता, महक, रागनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी, और उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि विराम चिन्ह की दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, यही जो है दोस्तों अशुद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो नहीं के बाद जो है वह यहाँ पर एक कॉमा का प्रयोग है, यानी कि अल्प विराम का, कि नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो है हमें बताना है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से, तो हमें स्पेशली फोकस रखना है विराम चिन्ह की दृष्टि से। मैं क्या कहता, यह भी सही वाक्य है, महक, रागनी ये, और उसने पूछा तुम कहाँ थे। तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है यहाँ पर विराम चिन्हों का प्रयोग सही हुआ है, परंतु जो विकल्प ए था वहाँ पर कॉमा जो है वह मिसिंग था, तो इसलिए वह वाक्य अशुद्ध था। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 हम यहाँ पर देखेंगे कि रहीम किस तरह की संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का हमको चयन करना है दोस्तों। तो व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समूहवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि रहीम जो है दोस्तों यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसी वस्तु, स्थान तथा व्यक्ति के नाम से केवल उसी यानी एक का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, सीता, गंगा आदि। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है। उसने, तुमने, हम और मैंने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प ए यानी कि यहाँ पर अन्य पुरुष का उदाहरण जो है दोस्तों वह उसने। अब दोस्तों यहाँ पर हम और देख लेते हैं कि उसने जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है दोस्तों। और दो जो पुरुष होते हैं दोस्तों वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, यानी कि बात को कहने वाला, यानी कि वक्ता या लेखक, जैसे मैं, हम, मैंने आदि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दोस्तों होता है मध्यम पुरुष, यानी कि जिससे बात कही जाए, श्रोता, पाठक, जैसे तुमने, आप, तुम आदि। और अन्य पुरुष यानी कि जिसके संबंध में बात कही जाए, जैसे वह, उसने, यह, ये आदि जो है वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऐसा वाक्य बताना है कि जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे यह चांदी खोटी है, लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, और जंगली जानवर आक्रामक होते हैं और भगवान कृपा करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि भगवान जो है कृपा करते हैं। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है।
भगवान कृपा करते हैं इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी में है, तो जो खोटी है वह जो है विशेषण है। लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है, तो यहाँ पर लखनऊआ और जंगली जानवर आक्रामक होते हैं में जंगली एवं आक्रामक शब्द विशेषण है दोस्तों। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि यह चांदी, और चांदी की विशेषता बता रहा है क्या, खोटी। चिकन की विशेषता बता रहा है दोस्तों लखनऊआ, और जानवर की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है जंगली शब्द से, और भगवान कृपा करते हैं, तो इस वाक्य में एक भी विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। सूरज भान आता है, सरोज खाती है, राहुल काम करता है और मोहन खाएगा। तो यहाँ पर बताना है कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग जिसमें नहीं किया गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि राहुल काम करता है, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। राहुल काम करता है वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो तो वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अतः दिए गए वाक्य में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है। तो यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प सी, यानी कि राहुल काम करता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक और रीतिवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी, यानी कि थोड़ी सी में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, यहाँ थोड़ी सी शब्द मिठाई की मात्रा बता रहा है, अतः परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। 8वां नंबर प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों कि एक युग्म अशुद्ध है, तो हमको अशुद्ध युग्म बताना है। गूंगा का गूंगी, घोड़ा का घोड़ी, गोप का गोपी और कुंजड़ा का कुंजड़ी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि कुंजड़ा का जो कुंजड़ी है यह अशुद्ध है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर दोस्तों शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो कुंजड़ा का कुंजड़िन होता है दोस्तों, न कि कुंजड़ी। तो आप याद रखेंगे दोस्तों कुंजड़िन इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा कुंजड़िन, न कि कुंजड़ी। तो देख रहे हैं दोस्तों आपको इस तरह के प्रश्नों की तैयारी करते रहना है। देखने में बहुत सामान्य से प्रश्न होते हैं दोस्तों, लेकिन परीक्षा हाल में जो है गलतियाँ हो जाती हैं ऐसे प्रश्नों में। तो आप जो है इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपकी पकड़ मजबूत बनती चली जाएगी। और दोस्तों बगल में थोड़ा सा रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। आप जानते हैं कि शादियों का मौसम आ गया दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको ऑपरेट करेंगे, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आपको आवाज़ रामचरितमानस पाठ की सुनाई दे रही होगी। तो दोस्तों आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, और यह तो अच्छी बात है अगर साथ में रामायण यानी रामचरितमानस का पाठ सस्वर तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आप मैं बगल में हो रहा है लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 9 देखेंगे यहाँ पर कि इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते। पानी, वर्षा, प्रेम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि पानी, प्रेम और वर्षा यह जो है एक वचन और बहुवचन में समान ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पानी, प्रेम, वर्षा एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या एक से अधिक अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। और दोस्तों इसके दो भेद होते हैं, कौन कौन, एक वचन और बहुवचन। 10वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूत। तो राम गया अब दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प है, यानी कि यहाँ पर सामान्य भूतकाल का प्रयोग हुआ है। वाक्य राम गया में सामान्य भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप में कार्य के करने या होने का समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल के सामान्यतः 3 भेद तथा 3 भेदों के कई उपभेद होते हैं। 3 भेद दोस्तों वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आप सभी जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। वर्तमान काल के भेद दोस्तों सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान यानी कि तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। भूतकाल के भेद दोस्तों सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत एवं हेतु भेद, मद भूत। यानी कि भूतकाल के दोस्तों 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल के भेद दोस्तों यह जो है सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु मद भविष्य काल होता है। 11 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों कि रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा। रोगी से चला नहीं जाता, रोगी चल नहीं पाएगा, रोगी चल नहीं पा रहा है और रोगी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है, यानी कि रोगी से चला नहीं जाता, यह जो रोगी चल नहीं सकता का भाववाच्य में रूपांतरण होगा।
अब दोस्तों प्रश्न नंबर 12 देखेंगे कि सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें करता है डाक भेजी गई सभी और चिट्ठियां। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि चिट्ठियां जो है यहाँ पर कर्ता के रूप में प्रयोग की गई हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इस वाक्य में डाक जो है वह करण कारक, भेजी गई यह क्रिया और सभी विशेषण तथा चिट्ठियां जो है वह करता है और किस लिंग में है। तो दोस्तों यहाँ पर भेजी गई आप देख रहे हैं, तो यह जो है स्त्रीलिंग और कर्ता के रूप में चिट्ठियां का जो है वह प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि एक तद्भव शब्द है अटल, अतिथि, आतुर और अजीर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। दोस्तों यह जो है अटल जो है वह एक तद्भव शब्द है, आतुर, अतिथि और अजीर तत्सम शब्द हैं, जबकि अटल जो है वह तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। अवतार, प्रकृति, पवित्र और संभव। तो दोस्तों यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि पवित्र जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पवित्र शब्द में उपसर्ग नहीं है, जबकि अवतार में अउपसर्ग है, प्रकृति में प्र-उपसर्ग है और संभव में सम उपसर्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो अवतार में अउपसर्ग है, प्रकृति में प्र-उपसर्ग है और संभव में दोस्तों सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए, यानी कि चिल्लाहट में बताना है दोस्तों कि कौन सा प्रत्यय है। आपको मैंने बता रखा है कि प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर आहट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किस शब्द में दोस्तों? चिल्लाहट में। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। अमृत का विष, आयात का निर्यात, अनुकूल का प्रतिकूल और आविर्भाव का विभाव। तो यहाँ पर दोस्तों बताना है कि शब्द युग्मों में असंगत है, यानी कि गलत विकल्प को हमको यहाँ पर बताना है दोस्तों। अमृत का विष, अनुकूल का प्रतिकूल, आयात का निर्यात और आविर्भाव का विभाव। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि आविर्भाव का विभाव जो है यह विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। और दोस्तों इसका आखिर में होगा क्या? तो आविर्भाव का दोस्तों विभाव न होकर बल्कि तिरोभाव होता है। क्या होता है दोस्तों? तिरोभाव। याद रखेंगे दोस्तों, इस तरह के प्रश्न जो है वह आपसे पूछे जाते हैं और अगर आपने थोड़ी सी भी ढिलवाई कर दी तो ऐसे प्रश्न जो है वह गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी मजबूत करनी है कि बेसिक जो प्रश्न है वो आपसे कभी भी गलत ना हो। आदि का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों? अयादि, व्याधि, अंत और आद्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि आदि का विलोम शब्द अंत होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे कि निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? यहाँ पर बताना है नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बता रखा है कि जब भी प्रश्न में नहीं है शब्द पूछा जाए तो अगर आप ऑफलाइन पेपर देते हैं तो आपको वहाँ पर एक मार्क कर लेना चाहिए। तो इससे जो है आपको आंसर देने में काफ़ी जो है आसानी हो जाती है। यहाँ पर कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है पटुता, दक्षता, प्रवीणता और शूरसरिता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची नहीं है शूरसरिता। यानी कि पटुता, दक्षता और प्रवीणता कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे कि निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पर फिर से दिया है कि सही नहीं है। जलधि का अम्बुद, सरोवर का पुष्कर, पुरंदर का अमरपति और फड़ी का उरग। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि जलधि का अम्बुद, यह जो है पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पर दोस्तों जलद अम्बुद पर्यायवाची युग्म सही नहीं है क्योंकि जलद का मतलब दोस्तों समुद्र होता है तथा अम्बुद का मतलब दोस्तों बादल होता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे दोस्तों जलद किसको कहा जाता है? समुद्र को, और अम्बुद दोस्तों किसको कहा जाता है? बादल को। तो दोस्तों जो जलधि का अर्थ है वह समुद्र है और अम्बुद का अर्थ जो है बादल। आपने दोस्तों रामचरितमानस में एक चौपाई सुनी होगी कि जलधि जड़ मानत नहीं गए 3 दिन बीत, आ बोले लक्ष्मण सकोप तप भयबिन होत न प्रीत। तो दोस्तों वहाँ पर जो जलधि शब्द है वह किसके लिए कहा गया है? समुद्र के लिए कहा गया है, क्योंकि जब वहाँ पर प्रभु श्री राम वहाँ पर जो है कि इंतजार कर रहे हैं कि समुद्र आए और उससे वह बोले कि मुझे कोई रास्ता दो उसको पार करने के लिए, तब जो है तुलसीदास जी ने यह चौपाई लिखी है। तो आप जो है जलधि को आप समुद्र याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द अली शब्द का अर्थ है? गले का आभूषण, सखी, भ्रमर और सहेली। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि अली शब्द का जो अर्थ है वह भ्रमर यानी कि भौरा।
अब दोस्तों प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर आकर और आकार, कुल और कुल, निर्जर और निर्जर, और सर और सर, बाण यानी कि भला आदमी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि आकर और आकार यानी कि खान और आकृति। यहाँ पर यह जो है सही युग्म है, यानी कि अर्थ की दृष्टि से यह युग्म सही है। अन्य विकल्पों को अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो कुल लिखा है यह वंश तो होता है, लेकिन जो कुल लिखा है दोस्तों यह शीतल नहीं बल्कि किनारा इसका अर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों? किनारा। निर्जर और निर्झर, तो दोस्तों निर्जर का मतलब दोस्तों क्या होता है? शून्य की जगह हम क्या कहते सकते हैं दोस्तों? निर्जर का अर्थ होता है देवता, और निर्झर यानी कि झरना। बड़ा स का जो दोस्तों सर यानी कि यह तो बाण होता है, लेकिन छोटा वाला स और सर का मतलब भला आदमी नहीं दोस्तों, यह जो होता है तालाब होता है। क्या होता है? तालाब। तो आप जो है इसे याद रखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प है, यानी कि आकर और आकार यानी कि खान और आकृति। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि आशुभाषण का अर्थ है विषय को एक दिन पहले बता देना, विषय पर चर्चा परिचर्चा करवाना, किसी विषय पर तत्काल बोलना, और विषय को रट कर बुक कर बोलना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह आशुभाषण का अर्थ जो है वह किसी विषय पर तत्काल बोलना जो है दोस्तों, यह जो है आशुभाषण कहलाता है। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे दोस्तों कि अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन, अंकुर, अंकस्थ और अंडज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि अंकस्थ। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि भोजनालय का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि भोजन धन आलय जो है भोजनालय का सही संधि विच्छेद होगा। और दोस्तों यह जो है दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। हर रोज में कौन सा समास है दोस्तों? अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि हर रोज में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बताना है कि किस भाग में जो है कि गलती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए यानी कि हम और तुम जो है यहाँ पर गलती है। यहाँ पर उक्त वाक्य में हम और तुम वाले भाग में त्रुटि है। इसके स्थान पर दोस्तों हम और यहाँ पर हम कॉमा का प्रयोग करेंगे कि हम तुम और श्याम को अवश्य जाना है। यह जो है इस प्रश्न का जो है बिना त्रुटि वाला होगा। तो यहाँ पर हम और तुम में गलती है। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंध है दोस्तों? ध्वनि, रस, अलंकार और वक्रोक्ति। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि किससे संबंधित है दोस्तों? रस से संबंधित है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 28 देखना है कि दिए गए पंक्तियों में छंद बताइए। सुनसिय सत्य आशीष हमारी, आप पूजा मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा छंद है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है वह विकल्प है, यानी कि यहाँ पर चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। और यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अब प्रश्न नंबर 29 देखेंगे दोस्तों कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित व्यक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। इस पंक्ति में करुणा कलित में छेकानुप्रास अलंकार है। छेकानुप्रास अलंकार जहाँ अनेक व्यंजन की एक बार आवृत्ति हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ दोस्तों कि वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। और इसके निम्न भेद होते हैं, यानी कि इसके 5 भेद होते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास आते हैं। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे दोस्तों कि खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, अलीगढ़, पटना और आगरा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर है दोस्तों? पटना में। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य है 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, यानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य दोस्तों अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे यहाँ पर दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्तियों का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई का उमद नाही। यहाँ पर दोस्तों यह जो है एक पंक्ति लिखी है कि प्रभुता पाई का उमद नाही।
अब दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों विकल्प ए, यानी कि शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभुता पाई का उमद नाई, यानी कि किसी भी आदमी के पास अगर कोई शक्ति आ जाती है तो वो अभिमानी हो ही जाता है। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी ने, रामविलास शर्मा जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है जो वह विकल्प बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि निबंध है, सूरदास, रस मीमांसा त्रिवेणी यानी कि 3 आलोचना आदि हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप एग्जाम फर्स्ट चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने दोस्तों चैनल को, तो आप जो है प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिएगा। एग्जाम फर्स्ट एक ऐसा चैनल है दोस्तों, यहाँ पर आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में रिविजन करवाया जाता है। और जो भी साथी पिछले कई सालों से अगर परीक्षाओं को, वनडे एग्जाम्स को दे रहे होंगे, तो उन्होंने यह ज़रूर फील किया होगा दोस्तों कि पढ़ना तो ज़रूरी है, आपको सब्जेक्टिव पढ़ना तो ज़रूरी रहता है, परंतु दोस्तों आपका सब्जेक्टिव ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा अगर आप डेली 100 से 150 प्रश्नों का अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि प्रश्न जो होते हैं दोस्तों रैंडमली पूछे जाते हैं, तो आपको अगर एक प्रश्न संधि से आया, एक प्रश्न समाज से आया, एक प्रश्न जो है किसी और टॉपिक से आया, तो यहाँ पर जो है आपका माइंड जो है वह काम करता है। और इस तरह से जब आपका माइंड कॉम्पिटिटिव करता है तो आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, यूपी पुलिस, यूपी SSSC या यूपी की किसी भी अन्य परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आपको निस्संदेह जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ जाना चाहिए दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं, आगे जो है गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है। दोस्तों मैंने कई बार अपने सभी दोस्तों से कहा है कि आप जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है दोस्तों, आप वहां से जुड़ जाएंगे तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट जो है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट में वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप वहां से आप जुड़ करके जैसे पैसेज के सवाल हैं तो उनको आप पढ़ करके और आप उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 34, 35, 36 और 37 जो है गद्यांश से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आइए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं कि भारतीय नाटकों में दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है दोस्तों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि सुख दुख का प्रबल प्रतिघात। 35 नंबर की भारतीयों का सदा से ध्येय रहा है, क्या रहा है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके उसका उत्कर्ष बढ़ाकर उसे उन्नत बनाना। 36 देखेंगे कि सुख दुख के प्रबल प्रतिघात का अवसान भारत के नाटकों में किया गया है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि आनंद में। और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न यानी कि 37वें प्रश्न की साहित्यिक समन्वय से अभिप्राय है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि विरोधी तथा विपरीत तत्वों के समीकरण और अलौकिक आनंद में उनका विलीन होना। तो दोस्तों इस तरह से हमने हिंदी के प्रैक्टिस सेट में सभी 37 प्रश्नों को यहाँ पर देखा। तो आप सभी साथियों से मेरा आग्रह अनुरोध है कि आपने इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।